नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस श्रृंखला में करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इस 40वें चरण में, एपिसोड 40 में मुख्य विषय जो है वो है संविधान निर्मिति की राजनीति, अर्थात संविधान सभा जिन्होंने भारत के अंतिम संविधान को पारित किया, उस संविधान सभा की निर्मिति की प्रक्रिया क्या थी, इसके बारे में मैं आज विवेचन करने जा रहा हूं। पहले ये सब की राजनीतिक पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं और हमने पूर्व एपिसोड्स में देखा है कि 1930 और 32 के दरमियान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, गोलमेज परिषद हो गई, और वो परिषद तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में आयोजन किया था उनका। उसके बाद में उन तीनों गोलमेज परिषदों के रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्रिका ब्रिटिश सरकार ने निकाली। उस श्वेत पत्रिका में बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन निर्मिति के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, संवैधानिक सुधार के लिए। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पहली बार 1934 में कांग्रेस की तरफ से, अखिल भारतीय कांग्रेस पक्ष की तरफ से, राजनीतिक दल की तरफ से अधिकृत रूप से मांग की गई कि भारत में संविधान निर्मिति के लिए एक संविधान सभा निर्माण होनी चाहिए। अधिकृत रूप से ये मांग की गई। उसके तुरंत बाद 1936 में जब फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा की निर्मिति की हमारी मांग जो है वो कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की आज की जो नीति है, उसकी वो आधारशिला है, कॉर्नरस्टोन है। इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार से। 6 वर्ष के बाद में इस पर प्रतिक्रिया आ गई ब्रिटिश सरकार की, और उसकी वजह भी ये थी दूसरा महायुद्ध। दूसरा महायुद्ध 1939 में शुरू हो गया, और 1942 में जब युद्ध अपने चरण सीमा पर पहुंच गया था, तब ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि इस महायुद्ध को जीतने के लिए हमें भारतीयों की सहायता चाहिए, उनकी मदद जरूरी है, उनका सक्रिय सहभाग आवश्यक है। इसलिए तब जो पंतप्रधान थे सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत देश में एक कमीशन भेजा। इस कमीशन के प्रमुख थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये कमीशन का उद्देश्य तो ये था कि भारतीयों का सपोर्ट लेना, सक्रिय सहभाग युद्ध के लिए लेना, और दूसरी तरफ उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था देश के सामने वो ये था
कि इसके बदले में हम आपको स्वतंत्र उपनिवेश वाला देश बनाएंगे, इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने ये भी बताया कि संविधान सभा का निर्माण होगा संविधान तैयार करने के लिए, और ये भी कहा था उनके प्रस्ताव में कि संविधान सभा के जो सदस्य रहेंगे उनको चुना जाएगा, जो फिलहाल जो विधानसभाएं हैं उनमें से उनको चुना जाएगा, सदस्यों को चुना जाएगा। और जहां तक प्रिंसली स्टेट्स का ताल्लुक है, वहां पर वहां के जो राज्यकर्ता है वो सुनिश्चित करेंगे कि किसको भेजना है उनके प्रतिनिधि के रूप में। ऐसे संविधान सभा बनेगी। ये जो प्रस्ताव थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको तुरंत ठुकराया। उसकी दो वजह थी और बिल्कुल सही वजह थी। पहली वजह यह थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वातंत्र्य चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, वो भी पूरी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, ये प्रिंसली स्टेट्स को सम्मिलित करने के लिए जो प्रतिनिधि रहेंगे वो वहां के राज्यकर्ता नहीं सुनिश्चित करेंगे, वो वहां के जनता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस संस्थान का, उस प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये वहां की जनता ने सुनिश्चित करना चाहिए। ये दोनों भी बहुत ही सही कारण थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स की जो योजना थी उसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत नाराज थे, लेकिन उसकी वजह पूरी तरह से अलग थी। उन्होंने उनके जो कारण थे नाकारने के, उसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने एक प्रेस रिलीज बनाया जुलाई 1942 में। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो प्रस्तावित है, ये तो दलितों का विश्वासघात है। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये ब्रिटिश सरकार जो है वो इतनी हड़बड़ा गई है ये महायुद्ध की वजह से कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, ये दोनों राजनीतिक दलों ने जो मांग की थी या मांगे की थी, उससे आगे जाकर उन्होंने अतिरिक्त मांगे भी मंजूर कर दी है। ये क्या माजरा है? उन्होंने उदाहरण भी दिया। उदाहरण ये दिया उन्होंने कि जहां तक अल्पसंख्यक की रक्षा का, सेफ गार्ड का सवाल है, उनको सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्स योजना में प्रस्ताव था कि बस सिंपल मेजॉरिटी काफी है, 50% से एक भी सदस्य ज्यादा होगा तो भी काफी है, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, 3/4 बहुमत की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सीधी मेजॉरिटी से वो कर सकते हैं। ये मांग भी कभी कांग्रेस ने नहीं की थी, ये मांग भी कभी मुस्लिम लीग ने नहीं की थी, फिर भी आगे चलकर उन्हें ये सारा दे दिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं ब्रिटिश सरकार इतना हड़बड़ा गया है कि उन्होंने जितना मांगा था उससे भी ज्यादा मंजूर कर दिया है। दलितों के बारे में उन्होंने कहा, ये जो स्टैफर्ड्स मिशन है, इनकी योजना है, ये योजना ने दलितों को हाथ पैर बांधकर उन्हें उच्च जाति के लोगों के हाथ पर, उन पर सौंपा दिया है। हम मांग रहे थे रोटी और हमें क्या मिला है? हमें दिया गया है पत्थर। ये उनके शब्द है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो प्रेस रिलीज दिया था उसमें यह भी बताया था कि कोई भी सांप्रदायिक कोटा फिक्स किया हुआ नहीं है, सुनिश्चित किया हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो अस्पृश्य समाज है शायद उसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और होंगे भी तो बहुत इने गिने लोग होंगे उनके प्रतिनिधि।
अगर उनके प्रतिनिधि इने गिने हैं और सुविधा दी गई है कि बेयर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से आप कोई भी निर्णय कर सकते हैं, तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जो भी वो चाहते हैं वही होगा, और अस्पृश्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं जो रहेंगे उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए कोई नहीं होगा, और आवाज उठेगी तो वो दब जाएगी। इसका मतलब है कि उन पर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अर्थात ये सब जो युक्तिवाद किए गए कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, इसकी वजह से जाहिर है कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया। वो वापस लौट गए और गांधी जी ने ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 8 अगस्त 1942 में यहां मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने घोषणा की, चले जाओ, करेंगे या मरेंगे, ये घोषणा उन्होंने दी थी। उसी रात को महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं को स्थानबद्ध किया गया। लेकिन वो जो मंत्र था वो सब जगह फैल गया था और पूरे देश में लोग जाग उठे, करेंगे या मरेंगे। इस भूमिका में सारे लोगों ने हड़ताल, मोर्चा, सब कुछ चालू किया। देश भर में खलबली मच गई और ब्रिटिश सरकार ने उस विस्फोट को बेरहमी से कुचल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद में 3 वर्ष तक, जब तक दूसरा महायुद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक संवैधानिक सुधार का कोई भी प्रस्ताव सामने आ नहीं सका। दूसरा महायुद्ध खत्म होने के समय 1945 में भारतीय लोगों ने एक प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव था सप्रू कमेटी का प्रस्ताव, जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में किया था। सप्रू कमेटी के प्रस्ताव में कुछ बहुत अच्छी बातें थी, फिर भी सप्रू कमेटी के प्रस्ताव को नकारा गया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन उसमें एक जो प्रस्ताव था वो निश्चित रूप से पूरी तरह से अयोग्य था। वो प्रस्ताव ये था कि संविधान सभा आप जब निर्माण करेंगे तो उसमें सदस्य जो रहेंगे उसमें आधे सदस्य हिंदू रहेंगे और आधे सदस्य मुस्लिम रहेंगे। ये किसी को भी मंजूर नहीं था। तो सप्रू कमेटी का जो प्रस्ताव था वो ठुकराया गया। उसके बाद में एक टर्निंग पॉइंट आया, मोड़ आया, जिसमें ब्रिटेन में इलेक्शंस हो गए, जनरल इलेक्शंस, और उन इलेक्शन में कंजर्वेटिव्स जो सत्ताधारी थे वो पराभूत हो गए और उनकी जगह पर लेबर पार्टी का राज आया। इसका मतलब यह है कि विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने दूसरा महायुद्ध जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको जनता ने नाकारा, ब्रिटिश जनता ने नाकारा, और उनकी जगह पर क्लेमेंट एटली ये प्रधानमंत्री हो गए। और उन्होंने तुरंत वाइसरॉय लॉर्ड वेबल इनको बताया, और उनके कहने पर भारत में सितंबर महीने के मध्य में जनरल इलेक्शंस का ऐलान हो गया। ये जो जनरल इलेक्शंस का ऐलान हो गया, वो इलेक्शंस प्रांतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं भारत में पहले प्रांतिक चुनाव हो गए वो 1937 में, और वो विधानसभा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसका कारण ये था कि दूसरे महायुद्ध में भारतीय नेताओं से कुछ भी मशविरा किए बगैर युद्ध का ऐलान कर दिया था ब्रिटेन ने। इससे नाराज होकर सारे कांग्रेस की जो सरकारें थी वो सब ने मिलकर इस्तीफा दे दिया था। तो सब जगह विधानसभा ठप हो गई थी 1939 के बाद में। तो
उसका पुनर्निर्माण करना ये पहला हेतु था कि सब जगह विधानसभा होनी चाहिए। तो विधानसभा के लिए इलेक्शंस हो गए 1945-46 में। और दूसरी बात ये प्रस्ताव ये था कि देश को संविधान सभा देनी चाहिए। अब ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। दरमियान के काल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना जो राजनीतिक दल था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना उन्होंने 1936 को की थी, उसको खारिज करके उन्होंने एक नया राजनीतिक दल बनाया, ब्रॉड बेस, विस्तृत रूप से, जिसका शीर्षक था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और ये जो राजनीतिक दल था, उस दल की तरफ से देश भर के जो दलित है, जो अस्पृश्य है, उनके लिए संघर्ष करने का रवैया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनाया था। इलेक्शंस हो गए 1945-46 की, और चुनाव का नतीजा निकला वो मार्च 1946 में। और हैरानी की बात यह है कि उस चुनाव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और उनका राजनीतिक दल ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बुरी तरह से पराभूत हो गए। पूरे देश में यह हो गया कि जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए, और जो मुस्लिम प्राबल्य वाले मुस्लिमों की जो सीट थी वहां पर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स चुनाव में जीत गए। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, उसके सिर्फ 2 लोग, पूरे देश में मिला के सिर्फ 2 लोग चुन के आए विधानसभा में, एक बंगाल में और दूसरा मध्य प्रांत और बेरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, वहां पर। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बड़ा ही राजनीतिक झटका था। इस दरमियान 15 मार्च 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, इन्होंने स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि भारतीयों को संपूर्ण स्वतंत्रता मिलना ये भारतीयों का हक है, ऐसा स्पष्ट रूप से निवेदन उन्होंने किया। ये जो ऐतिहासिक घोषणा हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने एक ब्रिटिश कैबिनेट मिशन यहाँ पर आ गया। ये मिशन में 3 लोग थे, ये तीनों भी ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। मार्च 25 को 1946 को वो भारत में पधारे, और उनका काम ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्तांतर कैसे करना है, ब्रिटिशों के हाथ से लेकर सत्ता ये भारतीय नेतृत्व को कैसे सौंप दी जा सकती है, ये काम करने के लिए ये मिशन आया था। कैबिनेट मिशन का दूसरा काम यह था कि सारे राजनीतिक दल से चर्चा करके संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो कैसी रखनी चाहिए, इसकी चर्चा करें, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा भी बनाना, ये भी उनकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सारे और नेताओं के जैसे उन्होंने भी जाके कैबिनेट मिशन से मुलाकात की। कैबिनेट मिशन से वो मिले, वो दिन था 5 अप्रैल 1946, और उन्होंने अस्पृश्य समाज की जो मांगे हैं वो सामने रखी। ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस मीटिंग का इतिवृत्त, उसका मिनट्स उपलब्ध है, उससे ये दिखाई देता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने वहां कहा कि हमारे देश के लिए संविधान सभा की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप संविधान सभा निर्माण करोगे तो क्या होने वाला है, उसमें प्रभुत्व रहेगा उच्च जाति के हिंदू लोगों का, और जो दलित समाज के, अस्पृश्य समाज के लोगों को कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और जो होगा वो इतना कम होगा, इतना नगण्य होगा कि उसका
कामकाज पर कोई असर हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने एक विकल्प बताया, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने जो विकल्प बताया वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अनयूजुअल है। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा आप बनाएंगे उसके सामने दो चुनौतियां रहने वाली है। पहली चुनौती ये है कि संवैधानिक जो गहन मामले हैं उसके बारे में भूमिका सुनिश्चित करना, जो कि इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें कम्युनल, सांप्रदायिक जो सवाल है उसके ऊपर भी भूमिका लेनी पड़ेगी, जैसे हिंदू मुसलमान का मसला जो है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा कि ये बड़ी संविधान सभा की जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक ब्रिटिश सरकार को एक कमीशन बनाना चाहिए जिसका नेतृत्व दुनिया का जाना माना कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर जो होगा वो करेगा। वो अमेरिकन हो सकता है, वो ब्रिटेन से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जाना माना व्यक्ति होना चाहिए। और उसकी सहायता के लिए दो भारतीय एक्सपर्ट्स भी दिए जा सकते हैं। अब तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये नहीं जानते थे, ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही सौंपी जाने वाली है, ये उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव दिया उसका अर्थ क्या होता है, देखिए। इस प्रस्ताव का अर्थ ये होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देश को सर्वोच्च जगह पर रखते थे, और उनकी जो व्यावसायिकता थी, प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं, वो बहुत ही उच्चतम श्रेणी की व्यावसायिकता उनमें। कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान सजेस्ट किया, सुझाव दिया। वो 16 मई 1946 को दिया, इसलिए उसको मई 16 का प्लान कहते हैं, प्लान ऑफ मई 16। वो मंजूर नहीं हुआ, कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया, मुस्लिम लीग ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने फिर और एक प्लान बनाया जिसको 16 जून को जारी किया, तो उसका नाम रखा गया प्लान ऑफ जून 16। ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान था, इसमें प्रस्ताव ये था कि संविधान सभा की निर्मित होगी, वो उसके लिए सदस्य चुने जाएंगे जो प्रांतीय विधानसभा है उनमें से, और इस प्रक्रिया में अस्पृश्य समाज को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा। और प्लान में यह भी बताया गया था कि जो प्रांतिक विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य हैं उनको 3 वर्गों में बांटना चाहिए। पहला तो है मुस्लिम वर्ग, दूसरा है सिख वर्ग, और तीसरा है जनरल वर्ग, जिसमें हिंदू शामिल रहेंगे, उसमें अनुसूचित जाति जमाती के लोग शामिल रहेंगे, उसमें क्रिश्चियन लोग भी समाविष्ट होंगे, और मुस्लिम और सिख छोड़ के बाकी सारे लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे। और हर एक ये तीनों कैटेगरीज के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया था, तीनों कैटेगरी के लिए। और प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया ये थी कि अगर संविधान सभा के लिए मुस्लिम जगह पर चुनाव करना है तो देश भर के विधानसभा में जो भी मुस्लिम सदस्य है वो चुनेंगे उस कैंडिडेट को। हर एक मुस्लिम सदस्य केवल विधानसभाओं में से जो मुस्लिम सदस्य है उनमें से नियुक्त किया जाएगा, उनके कहने पर नियुक्त किया जाएगा। वही बात है सिख समाज की, कि सिख समाज का प्रतिनिधि संविधान सभा में जो रहेगा उसका चुनाव करेंगे पूरे देश में जो सिख
समुदाय के लोग हैं, विधान सभा के विधायक हैं, वे चुनाव करेंगे कि कौन सा सदस्य वहां होना चाहिए। सिख सदस्य वो चुनाव, उसका चुनाव वो करेंगे, और बाकी सदस्यों का चुनाव रहे बाकी जो बचे हुए सारे विधानसभा के जो विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, वो बाकी सारे सदस्य उनका चुनाव करेंगे। जाहिर है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही नाराज हो गए, क्योंकि सिख लोगों को अपना कोटा दिया गया था, मुस्लिम लोगों को अपना कोटा दिया गया था, लेकिन अस्पृश्य समाज को कोई कोटा दिया नहीं गया था। उनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हो गए, और ये इलेक्शंस पूरे हो गए अगस्त 1946 में। और जो चुन के आए वो 296 सदस्य चुने गए संविधान सभा के लिए। उसमें से 208 कांग्रेस पार्टी के थे और 73 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से आए हुए थे, और बचे हुए जो थे वो बाकी सब। अब इस प्रक्रिया में देखिए कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पास पूरे देश में कुल मिला के सिर्फ 2 सदस्य थे, तो जाहिर है कि उनकी तरफ से किसी का भी प्रतिनिधि के रूप में संविधान में जाना, संविधान सभा में जाना, यह बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन चमत्कार हो गया। राजनीति में ऐसे चमत्कार तो होते रहते हैं। यह चमत्कार बड़ा चमत्कार था। बंगाल के एक लीडर थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर, जिनका नाम था जोगेंद्रनाथ मंडल। उन्होंने, कोई नहीं जानता उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने केवल 2 सदस्य होने के बावजूद भी येन केन प्रकारेण उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए चुनाव जिता दिया। और यह बड़ा चमत्कार था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में आश्चर्यकारक रूप से वो वहां गए। मुंबई इलाके में कहा गया था कि किसी भी हालत में डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आने नहीं देना है, तो वो पिछले दरवाजे से बंगाल की तरफ से वो संविधान सभा में पधारे। अब ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे, ये बड़े दिलचस्प व्यक्ति मालूम होते हैं। ये जोगेंद्रनाथ मंडल वो मंडल नहीं जिनके नाम से मंडल कमीशन था, वो बीपी मंडल थे। ये जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी थे, वो जब देश का पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल ईस्ट पाकिस्तान में गए, जो कि अभी बांग्लादेश है, और वहां जाकर वो पूरे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना उसके अध्यक्ष थे, टेम्पररी अध्यक्ष भी थे, और वो मिनिस्टर भी हो गए बाद में, लॉ के और लेबर के मिनिस्टर हो गए पाकिस्तान के लिए। कहा जाता है कि बाद में वो निराशाग्रस्त हो गए और अंतिमतः वो भारत में लौट आए, लेकिन वो दूसरी बात है। मुख्य मुद्दा यह है कि उनकी बदौलत, उनके सक्रिय सहभाग से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में प्रवेश मिल सका। आश्चर्यकारक रूप से उन्हें प्रवेश मिल सका। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पधारे तो एक नए इनिंग की शुरुआत हो गई, और ये नई इनिंग बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली थी। और वो कैसे हुई, इसकी चर्चा हम जो इसके बाद में जो एपिसोड्स आएंगे उसमें उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। मित्रों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही
धन्यवाद, नमस्कार।